सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास बाय गौरव सर। और बच्चों, हम 12th क्लास केमिस्ट्री के पॉलीमर चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों? हमने अब तक पढ़ लिया है कैसे कैसे अलग अलग तरीके से हम पॉलीमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। जिसके अंदर हमने पढ़ा पॉलीमर्स को क्लासीफाई करने का पहला तरीका, दैट इज़ हाउ दे कैन बी ऑब्टेन, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। दूसरा हमने पढ़ा हाउ the structures can be formed either it is cross link, either it's a branch or linear. And then we have learned that the polymers can be of different types on the basis of their intermolecular forces like thermoelastic, thermoplastic, fibers, इलास्टिक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आज हम बात करेंगे बच्चों पॉलीमर्स के चौथे क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सिंथेसिस, कि वो कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैसे कैसे जो हमारा पॉलीमर है उसको कैसे बना सकते हैं। पॉलीमराइजेशन है वो एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। ये कौन सी क्लासिफिकेशन है? दैट इज़ बेस्ड ऑन सिंथेसिस। यानी कि नाम से पता चल रहा होगा कि आज हमें क्या करना है। आज हमें किसी पॉलीमर को या तो एडिशन के द्वारा बनाना है, या हमें पॉलीमर किसके द्वारा बनाना है, या हमें पॉलीमर बनाना है बाय द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों एडिशन और कंडेंसेशन में फ़र्क क्या है। हालांकि दोनों के अंदर ही, मैं आपको बता दूं, दोनों के अंदर ही एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास कोई दो मॉलिक्यूल हैं, ए और बी। जब ए और बी जुड़कर सी बना रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं बच्चों क्या? इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, जनरली हमें यहाँ ऑर्गेनिक पढ़नी है, पर ऐसी, हाँ बड़ा ये नया लगाया है, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, दोनों में अगर कोई भी चीज़, दो से ज़्यादा चीज़ें ऐड हो रही हैं और कुछ भी नहीं निकल रहा, देन दैट टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन इज नोन एज सिंपली एडिशन रिएक्शन। लेकिन मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता रहा था। अगर कोई दो चीज़ें ऐड हो रही हैं और उनसे एक नई चीज़ मिल रही है और साथ में कोई छोटी चीज़ भी निकल रही है, देन इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन और एडिशन जनरली जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि भाई दोनों सेम ही तो हैं, दोनों में दो चीज़ें जुड़ रही हैं। और पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है? पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि जब दो चीज़ें आपस में जुड़ती चली जाती हैं तो एक नई चीज़ बनती चली जाती है, बड़ी चीज़ बनती चली जाती है। तो पॉलीमर्स में तो हमेशा एडिशन होना चाहिए, पर हर बार एडिशन नहीं होता, कभी कभार कंडेंसेशन भी होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है बच्चों? ये डिफरेंस हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पर आइए अब एक एक करके हम बात करते हैं। किसके बारे में? एक एक करके हम बात करते हैं एडिशन और साथ साथ कंडेंसेशन के बारे में। The addition reaction or the polymer formed by the direct addition reaction have the repeated monomers without the elimination। किसी चीज़ को बाहर नहीं करना है, हमें किसी भी चीज़ को बाहर नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है? दो चीज़ों को आपस में जोड़ना है। हमें क्या करना है? सिर्फ दो चीज़ों को आपस में जोड़ना है, किसी भी चीज़ को बाहर नहीं करना है। तब जो रिएक्शन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? वो एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। सबसे पहले मैं आपको जनरली समझा दूं इसका मतलब क्या हुआ। देखिए आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि हमें एक एग्जाम्पल लेना है एडिशन रिएक्शन का या एडिशन पॉलीमर का। हम पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दैट इज ब्यूटीन। तो एडिशन पॉलीमर का पहला एग्जाम्पल है या पॉलीथीन, पॉलीब्यूटीन या पॉलीथीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड, बहुत सारे हैं। चलिए पॉलीथीन लेते हैं। पॉलीथीन असल में पॉलीथीन में ई नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग लगाएंगे पॉलीथीन, ठीक है ना। तो पॉलीथीन क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर बच्चों हम सिर्फ एक इथीन लेंगे, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये कितने लेंगे हम? ये n नंबर्स लेंगे। कितने लेंगे? n नंबर्स लेंगे। और जब हम इनको हीट करेंगे या जो भी जिस भी तरीके से पॉलीमराइज करेंगे, जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, इनको जब हम हीट करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा दैट इज़ C, सिंगल बॉन्ड C, और एक लंबा सा बॉन्ड यहाँ लगाना है, एक लंबा सा बॉन्ड यहाँ लगाना है, ब्रैकेट ऐसे लगाना है और बाहर N लिख देना है। यानी कि मान लीजिए आपने 10 की पावर 5 इथीन लिए थे, तो 10 की पावर 5 यानी कि 1 लाख इथीन आपस में जुड़ते चले गए। तो इसमें आपको कुछ भी निकला नहीं। मतलब क्या? कि ये जो दो हाइड्रोजन थे वो अभी भी ऐसे ही लगे हुए हैं। अच्छा, अब इसको देखकर ऐसा लगेगा कि मानो इथीन से हमने क्या बनाया? इथेन।
बोल रहे हैं हमने इथेन बना दिया क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन के हो गए, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या पड़ा बच्चों, इसका नाम पड़ा दैट इज पॉलीथीन। क्या नाम पड़ गया इस स्ट्रक्चर का, पॉलीथीन। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीथीन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, एन को बाद में अलग से लगा देंगे। जब हम एन बाद में अलग से लगाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, एन नंबर ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू बिकम अ polymer, that is a macromolecule with the chain having the n number of molecules। अब पहले बताओ कि एडिशन रिएक्शन होती क्या है, ये समझ में आ गई सभी बच्चों को, गुड। तो हम बात कर रहे हैं कि एडिशन किस तरीके से हो सकता है। अब एडिशन होने के दो तरीके हमारे पास आए, दो तरीके आपके सामने हैं, कौन कौन से। एक जो हमारे पास आया वो आया चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और दूसरा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर पढ़ने होंगे, लेकिन अगर आप केवल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल एक ही टाइप पढ़ना होगा, दैट इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। हालांकि मैं आपको दोनों के बारे में हिंट जरूर दूंगा, पर डिटेल में भी मैं आपको वही बताऊंगा, दैट इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो बच्चों बात करते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की। अब जहां पर यहाँ ये शब्द आया चेन, तो चेन शब्द जब भी आता था, अगर आपको याद हो, जब मैंने 11th क्लास में आपको मैकेनिज्म लेक्चर पढ़ाए थे तो वहाँ पर आपको मैंने कहा था जब भी चेन वर्ड आ जाए तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि चेन रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शंस, चेन रिएक्शंस। अब ये चेन रिएक्शंस कहाँ होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑफ कोर्स आई एम आस्किंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेन रिएक्शंस कब होती थी। अच्छा चलिए, एडिशन रिएक्शन मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक में एडिशन कितने टाइप की होती थी, अगर किसी को याद है तो मुझे बताओ, ऑर्गेनिक में मिनरल एडिशन कितने टाइप की होती थी बेटा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडिशन आर देयर, दो टाइप की बताया वंश ने। चलिए कौन कौन से दो टाइप की वंश, नाम बता दो, मैं तुमसे मैकेनिज्म नहीं पूछ रहा हूँ, डोंट वरी, आई एम जस्ट आस्किंग द नेम कि क्या नाम थे उन दोनों के। अगर उनके नाम भी बता दोगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। एक इलेक्ट्रोफिलिक, वेरी गुड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ करता था जिसके अंदर कार्बन कैटायन इंटरमीडिएट बनता है, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक है ना, नाम से याद आ गया इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। द आंसर इज रॉन्ग, आंसर इज नॉट कंप्लीट बेसिकली तान्या, आंसर आपका पूरा कंप्लीट नहीं है। पूरा कंप्लीट क्यों नहीं है भैया, हमने ऐसा क्या कर दिया सर इसमें आपने बच्चों तीसरा टाइप जो है वो मिस कर दिया। अब ये तीसरा टाइप कौन सा था, तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर होता था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यहाँ होता था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और तीसरा होता था बच्चों जो हमें पढ़ना था बेसिकली वही तुम्हें याद नहीं है। एनीवन, आई एम स्टिल गिविंग यू चांस, एनीवन, तान्या, मीनल, वंश, आस्किंग एवरीबॉडी, लक्ष्य, यस लक्ष्य ने नाम लेती, लक्ष्य गोयल ने बताया, दैट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के द्वारा भी चीज़ें जुड़ सकती थी, कार्बन कैटायन में जुड़ती थी, कार्बन एनायन बनते थे और कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनते थे। हालांकि कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी सेम हुआ करती थी, पर वो बात की बात है कि वो सेम होती थी या नहीं होती थी। फिलहाल हमें तीसरे के बारे में बात करनी है, इसके बारे में बात करनी है, कार्बन फ्री रेडिकल। तो मैंने आपको 11th क्लास में दो बातें बच्चों बताई थी, और वो दो बातें ये बताई थी कि जब भी कभी आपको चेन रिएक्शन वर्ड मिल जाए ऑर्गेनिक में, कम से कम आप लोगों के लिए, तो 99% वो क्या हो रही होगी, वो फ्री रेडिकल से हो रही होगी। 99% फ्री रेडिकल रिएक्शंस आर चेन रिएक्शंस। कैसी रिएक्शंस होती हैं ये, चेन रिएक्शंस होती हैं। तो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस में कैसे कन्वर्ट करता है। अच्छा, चेन का मतलब क्या है, चेन रिएक्शन इज लाइक अ साइकिल स्टैंड साइकिल फॉल या साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, या न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, एटॉमिक रिएक्शंस की बात करें, तो वो भी क्या है, चेन रिएक्शंस है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, है ना। तो जैसे आप यू कैन से दैट अभी कोविड जो हुआ था, कोरोना जो फैला था, तो जो कोरोना फैला वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा मल्टीप्लाई होता है क्या, नहीं होता क्या। सो द पेंडेमिक डिजीज आर द इफेक्ट ऑफ चेन रिएक्शन। ये एक चेन बनती चली जाती है जो मल्टीपल होती चली जाती है। तो जब कभी फ्री रेडिकल बनेगा तो चेन रिएक्शन होगी, और जब कभी चेन रिएक्शन होगी तो फ्री रेडिकल बनेगा। ये दोनों एक दूसरे के प्रारूप हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। क्या, चेन रिएक्शन, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। इतनी बात समझ में आती है। मैं मानता हूँ आप लोगों को शायद पुराना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा याद नहीं होगा, अगर आपने रिवाइज नहीं करा है तो
हम कर लेंगे, डोंट वरी। हम अभी इसको आगे जब पढ़ेंगे ना, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो मैं आपको मैकेनिज्म पूरा डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। और बहुत बेसिक से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर कोविड की वजह से 11th कैसे पास करी है। सो आई अंडरस्टैंड योर पेन, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड माई एफर्ट्स आल्सो। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं चेन रिएक्शन और फ्री रेडिकल के बारे में। अब घंटी का दूसरा पार्ट यानी कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चेन रिएक्शन होगी तो कैसी होगी, फ्री रेडिकल होगी। और अगर फ्री रेडिकल और चेन रिएक्शन होगी तो इसके लिए आपको मीडियम कौन सा लेना था, किसकी प्रेजेंस में होगी, इन प्रेजेंस ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ एनीबडी ऑफ यू रिमेंबर दिस, आई कैन अंडरस्टैंड कि उसने अच्छे से पढ़ाई करी है। एनी वन ऑफ यू विदाउट चीटिंग मुझे बताओ, चेन रिएक्शन और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंस किसकी होती थी? जनरली दो में से एक चीज़ों की प्रेजेंस होती है। अच्छा मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, इसके बारे में हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है, और तुम भी क्या याद करोगे, इसके बारे में हमने केमिकल काइनेटिक्स में अंदर पढ़ा है। अब तो हिंट मिल गया बढ़िया वाला, अब तो जवाब दे दो भाई। इसके बारे में हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है। और बेटा काइनेटिक्स का टेस्ट नहीं लिया मैंने, बात अलग है, मैंने इलेक्ट्रो का टेस्ट लिया था लास्ट टाइम, टेस्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट टॉपिक क्या था, चलो अब हिंट क्या, अब तो मैंने तुम्हें आंसर दे दिया, अब तुम्हें बस नाम बताना है। व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक इन केमिकल काइनेटिक्स? हरी अप, शेम ऑन यू पीपल अगर नहीं बता पा रहे हो तो। चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ बच्चों, और वो था प्रेजेंस ऑफ लाइट, गैस फेज नहीं, प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में। तुम कहोगे सर केमिकल काइनेटिक्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ से पढ़ लिया? अरे भैया जब बताया था फोटोसेंसिटाइजर, याद है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए फोटोसेंसिटाइजर यूज़ करते थे, और फोटोसेंसिटाइजर किसी भी ऐसे कंपाउंड पे जाके अटैक करता था जो फोटोकेमिकल रिएक्शन कराने में मदद करता था। अब ये भी याद आया या नहीं आया? यस सर, तो याद रखा करो भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ या तो लाइट होगी, लाइट माने एच न्यू, या फिर पर ऑक्साइड। अब यहाँ पर हम ये तो है नहीं कि भैया धूप में ले जाके पॉलीमर बनाएंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पर ऑक्साइड यूज़ करेंगे। इसका मतलब चेन रिएक्शन में बच्चों तीन बातें हो गई। चेन रिएक्शन होगी तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि भैया वो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनाएगा। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनाएगा तो इसका मतलब क्या है, या तो रिएक्शन लाइट में होगी या रिएक्शन पेरोक्साइड में होगी। अब बात करते हैं पेरोक्साइड की। हाँ जी, क्या होते हैं पेरोक्साइड? सर ये तो बहुत आसान है, ये तो आप 2 मिनट में बता दोगे। मैं तो बता दूंगा, तुम लोग बताओ फटाफट, व्हाट इज पेरोक्साइड? हरी अप, टेल मी व्हाट इज पेरोक्साइड। बोलो। ओके, है द पेरोक्साइड इज एनीथिंग इन विच ऑक्सीजन हैव -1 चार्ज। 2 ऑक्सीजन होंगे -1 चार्ज के जो आपस में जुड़े होंगे, ऐसी कोई भी चीज़ पेरोक्साइड कहलाएगी। तो जैसे संयम ने यहाँ पर आपको कमेंट के अंदर क्या भेजा है, एक अलग सा उसमें स्ट्रक्चर ही बनाकर दे दिया है, तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन इन दिस कंडीशन इज नोन एज पेरोक्साइड। अब इसमें अगर हमने क्या करा, अब इसके अंदर हमने H2O2 बना दिया तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हमने Na2O2 बना दिया तो सोडियम पेरोक्साइड, और कई बार हम क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, R ग्रुप लगा देते हैं, तो एल्काइल पेरोक्साइड है ना, डाई एल्काइल पेरोक्साइड। लेकिन भैया प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है क्लास 12 और क्लास 12 के अंदर पेरोक्साइड तो और भी अजीब तरह के होते हैं। और वो अजीब तरीके के कैसे होते हैं पेरोक्साइड? हाँ जी, कोई बता सकता है वो कैसे अजीब तरह के पेरोक्साइड होते हैं? यहाँ पर एसिटाइल या एसाइल ग्रुप के पेरोक्साइड होते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, मैं जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड बनाने वाला हूँ ये भी ऑर्गेनिक है, ROOR भी ऑर्गेनिक है, समझ में आ रहा है ना, ROR भी ऑर्गेनिक है। लेकिन अब जो पेरोक्साइड लेंगे RC डबल बॉन्ड O, या मैं पहले इसको ऐसे लिखूंगा दूसरे तरीके से, तब मज़ा मुझे ज़्यादा आएगा लिखने में। देखो इसको लिखेंगे हम, हाँ, RCOOOOCR। सर ये क्या है, ये क्या बना दिया आपने, ये क्या बना दिया भाई? RCOOOOCR। हाँ जी, किसी की समझ में आया? जल्दी बोलो।
चलो देखो, डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं है, आसान है, देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, एसिड ग्रुप हो गया। फिर इधर से आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, एसिड ग्रुप हो गया। और इन दोनों के बीच में आ गया हमारे पास क्या, इन दोनों के बीच में आ गया पेरोक्साइड। तो दिस इज ऑर्गेनिक एसिड पेरोक्साइड, दिस इज ऑर्गेनिक एसिड पेरोक्साइड। तो ये कैसा पेरोक्साइड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड पेरोक्साइड। मैं ठीक से बना देता हूँ, दैट इज यू कैन से आर, दोबारा देखिएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि एक पेरोक्साइड आ गया बीच में, और फिर से क्या आ गया बच्चों, फिर से आ गया आर सी, एक सेकेंड, हाँ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो ये है क्या, ये है हमारे पास ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। इस तरीके से भी पेरोक्साइड बनाया जा सकता है। आपने इस तरीके का एक पेरोक्साइड बना दिया। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार पेरोक्साइड बनाने के लिए आप क्या ले सकते हो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ ओ खाली आर, ये एसिमेट्रिकल होता है, जैसे NaOOH सोडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे वो याद है ना आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, याद है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइड। ऐसे ही पेरोक्साइड भी बहुत वैरायटी के होते हैं। अब हमें कौन सा लेना है, हमें जो यहाँ पर लेना है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो ये वाला है बच्चों, जिसमें 4 O लगे हुए हैं, इसमें 4 O लगे हुए हैं। अच्छा चलो वो बात फिर कभी बताऊंगा, एसिड्स के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो फिर कभी बात करेंगे, तो उसके बारे में ना करते हुए ये वाली बात करते हैं कि इसमें कितने O लगे हुए हैं, 4, इस तरीके से। अब इसकी प्रेजेंस में हमें रिएक्शन करानी है, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन करानी है बच्चों, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। देन चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। पहला स्टेप है हमारे पास बच्चों चेन इनिशिएशन। अब ये क्या होता है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन में हम क्या करते हैं, चेन इनिशिएशन में हम सी डबल बॉन्ड सी को, चेन इनिशिएशन में हम क्या करते हैं, सी डबल बॉन्ड सी को हम तोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कैसे, सबसे पहले पेरोक्साइड टूटेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर विल ब्रेक इनटू फ्री रेडिकल। कैसे, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ फ्री रेडिकल, और दूसरा बन जाएगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ फ्री रेडिकल। ये 2 फ्री रेडिकल यहाँ पर बन जाएंगे, आर सी ओ ओ माइनस ओ फ्री रेडिकल, आर सी ओ ओ फ्री रेडिकल। अब एक फ्री रेडिकल सी डबल बॉन्ड सी पर जाकर अटैक करेगा, एक फ्री रेडिकल सी डबल बॉन्ड सी पर जाकर अटैक करेगा, और अटैक करके क्या बनाएगा बच्चों, अटैक करके बनाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा और बनाएगा सी सिंगल बॉन्ड सी फ्री रेडिकल प्लस ओ फ्री रेडिकल आर सी डबल बॉन्ड ओ। ये तुम्हें बनाना नहीं है, ये वाली चीज़ तुम्हें बनानी नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। और उसके बाद क्या होगा, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें फ्री रेडिकल 2 बनेंगे, कैसे बनेंगे, जब ये वाला बॉन्ड टूटा तो कार्बन कार्बन 2 फ्री रेडिकल बने, कार्बन कार्बन 2 फ्री रेडिकल बने, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ गया वो क्या आ गया, ध्यान से समझना। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ गया वो आ गया ये वाला। एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा ना लोग बहुत गुस्सा दिलवा देते हैं बस। ये था, तो स्ट्रक्चर क्या आ गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी सी, डबल बॉन्ड ओ ओ सी सी, और यहां लगा हुआ है फ्री रेडिकल। अब पहले बताओ यहां तक समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है बच्चों, अब ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी सी फ्री रेडिकल एक और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर अटैक करेगा, फिर इसका बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा, फ्री रेडिकल में टूटेगा, क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ
सी सी, फिर ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा, फिर 2 C लग जाएंगे, फिर 3 C, फिर 4 C, फिर 5 C, और ये कहलाएगा क्या, स्टेप 2, दैट इज चेन प्रोपोगेशन। आप इसको नोट मत करिए, नोट में आपको करवा दूंगा अभी। चेन प्रोपोगेशन क्या स्टेप हो जाएगा, ये चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन हो जाएगा। दैट इज स्टेप 2 इज चेन प्रोपोगेशन, स्टेप 2 इज चेन प्रोपोगेशन। ठीक है बच्चों, फिर आता है स्टेप 3, फिर आता है स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होता है हमारे पास, स्टेप 3 होता है दैट इज चेन टर्मिनेशन। क्या होता है बच्चों, चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, चेन टर्मिनेशन में ऑफ कोर्स या तो कार्बन खत्म हो जाएंगे, या फिर क्या होगा, हो सकता है 2 चेन्स बनी हो। ध्यान से देखना, सी 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 सी, बहुत लंबी सी एक चेन बनी होगी, इसके आगे फ्री रेडिकल लगा होगा, और ऐसे ही एक चेन और भी तो बनी होगी। भाई मान लो ये एक बहुत लंबी सी चेन बनी, और ऐसे ही एक बार और भी तो टूटा था, वो भी टूट गया होगा, तो वहाँ से भी एक चेन बन गई होगी ऐसे ही, और ये O C डबल बॉन्ड O R फ्री रेडिकल, और फिर हो सकता है कि ये दोनों चेन आपस में मिल जाएं और लास्ट प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाए, R C डबल बॉन्ड O O C C C C, बहुत सारे C यानी कि n नंबर ऑफ C आपस में जोड़कर फिर ये एक लंबा सा पॉलीमर बना दें। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। बच्चों समझ में आया चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में कुछ भी? अच्छा, नोट्स मैंने भेजे हैं इसके आपको अभी तक या नहीं? पूरा मैकेनिज्म रिपीट, ओके। कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं, आप पॉलीमर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मोनोमर्स विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया, HCl, अल्कोहल एटसेट्रा। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अभी तक हमने क्या करा था, हमने जब 2 एल्कीन जोड़ी थी, तो हमें क्या मिला था, सिंपली हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर मिल गया था, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर मिल गया था। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम कुछ ऐसी 2 चीज़ें जोड़ते हैं जिनके जोड़ने से हमें फाइनली फिर 2 चीज़ें मिल रही हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा A प्लस बी जोड़ा, तो हमें एक तो C मिला और एक साथ में कोई छोटा सा कंपाउंड मिला D। यहाँ पे साइज पे मत जाइएगा, वैसे साइज पे जा सकते हो, एक छोटा कंपाउंड मिला D, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तुम्हारे कोर्स में ये कंपाउंड जनरली वाटर है, यानी कि जब पानी निकलता है 2 चीज़ों को जोड़कर तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। जब कुछ नहीं निकलता तो एडिशन है, जब पानी निकलता है तो कंडेंसेशन है, जब कुछ नहीं निकलता तो एडिशन है, जब पानी निकलता है तो कंडेंसेशन है। चंचल इतनी बात समझ में आती है? तान्या, श्रुति, वंश, राघव, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। ये कैसे होती है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल, और बढ़िया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको मिलेगा अपने अगले चैप्टर में। इसका नाम है क्या, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ पर भी आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। अब वो क्या है वो समझिएगा। देखिएगा जी, हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे एक चीज़ का जिसका नाम होता है अमीनो एसिड्स। कोई बच्चा जिसने अमीनो एसिड्स का नाम सुना हो आज तक कभी? कोई बच्चा जिसने अमीनो एसिड्स का नाम सुना हो?
बोलो फिर क्या होते हैं? हाँ, मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं असल में? ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं, ये एक ऐसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन के पास दो ग्रुप लगे होते हैं, एक अमीनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप। इसके अलावा एक हाइड्रोजन लगा होता है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कोई भी ग्रुप लगा होता है। अच्छा, इस आर का मतलब एल्काइल नहीं है, यहाँ पर इस आर का मतलब एल्काइल नहीं है, ये आर कुछ भी हो सकता है। इस आर का मतलब एल्काइल नहीं है, ये आर कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ग्रुप लगे होते हैं ये इस तरीके से, ठीक है जी। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें ये ग्रुप और ये ग्रुप कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाता है। देखो कैसे दिखाता है। मान लो मेरे पास एक RNH2 सॉरी CNH2 RH C डबल बॉन्ड O OH इस तरीके से। एक दूसरा ग्रुप है प्लस, ध्यान से देखते रहना, HNH C R C डबल बॉन्ड O OH और H। अब क्या होगा, इधर से OH और इधर से H, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जैसे ही ये एलिमिनेट हो जाएंगे हमें क्या मिलेगा, हमें नया प्रोडक्ट मिलेगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, दैट इज HNH C R H C डबल बॉन्ड O N H C R H C डबल बॉन्ड O OH। तो ये जो नया बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बना कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में, इस बॉन्ड का एक नाम भी होता है जो हम बायोमोलिकुलर में भी पढ़ेंगे। इस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये बायोलॉजी वालों को पता होगा, इस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। फिर ऐसे ही आगे एक और अमीनो एसिड जुड़ जाएगा, एक और अमीनो एसिड जुड़ जाएगा। तो ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पॉलीमर का, दैट इज नायलॉन 66। बात करते हैं नायलॉन 66 की। क्या नाम बोला बच्चा मैंने? नायलॉन 66। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों? क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय 66। ये 66 क्या है देखिएगा। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने दो पॉलीमर लिए, दो मोनोमर लिया, आई एम सॉरी। वो दो मोनोमर कौन से हैं? एक है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। इसका क्या मतलब है? देखिए, डायमीन और 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन और फिर यहाँ NH2। तो एक कंपाउंड तो हमने ये लिया, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड। अब तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा 66 क्यों बोलते हैं। और दूसरा हमने लिया एडिपिक एसिड। अब ये एडिपिक एसिड क्या है? एडिपिक एसिड होता है COOH और फिर 6 कार्बन, यानी कि बीच में 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 OOH। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एडिपिक एसिड। इन दोनों में जैसे हमने अभी अमीनो एसिड जोड़े ना, ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ के हमें जो कंपाउंड मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ बच्चों में, NH2 C 2 3 4 5 6 NH और फिर एक बॉन्ड बन गया किसके बीच में? C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये बॉन्ड बन गया एंड दिस इज नोन एज नायलॉन 66। क्यों बोलते हैं नायलॉन 66? क्योंकि इसके दोनों मोनोमर में 6 कार्बन होते हैं। इसके दोनों मोनोमर में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नायलॉन 66। हाँ जी, आई समझ में बात? तो ये कहलाता है बच्चों कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर। बहुत इंपॉर्टेंट है कंडेंसेशन भी और बहुत इंपॉर्टेंट है कैसा? एडिशन पॉलीमर भी। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इनको लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाँ नमस्कार जी। आ गई थी, चलो मैं निकाल लूँगा। अच्छा, अरे यार, तो जब इन्होंने स्पेशल लिस्ट में वही वर्ड लिखा हुआ है, वो गुड़गांव कैसे चला गया? मैं बात करता हूँ इनसे भी, मैं इनसे भी बात करता हूँ, ठीक है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is out of net. जरा मेरठ सीसी वालों का नंबर बोलियो। जी सर, एक मिनट सर। 0121 0121 40 40 54 54 08 08 87। 87। और ज़रा TRFID बोलियो। TRFID सर वो तो ऐसे बता देंगे, मैंने नाम बता दिया। चलो ठीक है, हाँ, नाम से बताया। ठीक है।
अभय कुमार, हरिए अब सभी बच्चे अटेंडेंस दीजिए।